गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं कुछ को छोड़कर जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अब अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो देखते हैं ये होता क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन है, उस प्रोविजन के अंतर्गत कह सकते हो, या उस प्रोविजन के अनुसार क्या राइट दिए गए हैं। तो एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट आते हैं, कहते हैं देखें अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जो रिलेटेड जो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 325 325 एंड आर्टिकल 326 326। तो ये पहले मैं इन आर्टिकल को पहले जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वैसे मैंने अभी सामने रख दिया है। इसलिए रखा है कि इस आर्टिकल से सेम टू सेम थोड़ा तोड़ कर मोड़ कर या ऑप्शन में ऐसे कुछ रख देते हैं कुछ पॉइंट को, और एग्जाम में क्वेश्चन आती है, इसलिए मैंने इसको सामने रखा है। तो देखते हैं क्या कहता है ये आर्टिकल। तो आर्टिकल 325 में मेंशन है कि देयर शैल बी वन जनरल इलेक्टोरल रोल for every territorial constituency for election to either house of parliament or either house of the legislature of a state। आगे मैं पहले रीड कर देता हूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड नो पर्सन शैल बी ineligible for inclusion in any such electoral roll for any such constituency on ground only of religion, race, caste, sex or any of them। देखें ये कहना क्या चाहता है कि पूरे इंडिया में जितने मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में इलेक्शन हो रहे हैं कंडक्ट करवाया जाता है, तो इन द सेंस इंडिया में ऑलमोस्ट सारे जगह जो है पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन करवाई जाती है। कुछ जगह मतलब आप कह सकते हो कुछ यूनियन टेरिटरी को छोड़कर, तो जितने स्टेट है वहाँ इलेक्शन तो होती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होती है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए मतलब एमएलए के लिए होती है, एमपी के लिए होती है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ एमएलए और एमपी का, स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी आप बोलोगे, जहाँ एमएलए और एमपी का इलेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं बता दूं, ऐसे आप कह सकते हो कि यूनियन टेरिटरी जितने हैं अभी, तो उसमें से 2 ही यूनियन टेरिटरी हैं। अब कह सकते हो 3 यूनियन टेरिटरी। पहले जो थे यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली जो बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ ऐसे दिल्ली बोला जाता है इसको। दिल्ली सिंपल वे में अभी जाना, दिल्ली एंड पौंडीचेरी जिसके पास अपना असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ एमएलए के इलेक्शन होता है और उनको वहाँ एमपी का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी सीट दी गई है। दिल्ली में शायद 7 है एंड पौंडीचेरी में 1 ही सीट है पौंडीचेरी के लिए। फिर जो रिसेंट में आया कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर के कश्मीर में अभी रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट करवाया गया। स्टिल उसे स्टेटहुड, राज्य का जो दर्जा कहते हैं, स्टेट नहीं डिक्लेयर किया गया, स्टेट नहीं बनाया गया, स्टिल वो यूनियन टेरिटरी है। जब मैं यूनियन टेरिटरी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, वहाँ मतलब कौन वहाँ यूनियन टेरिटरी के लिए, जैसे दिल्ली के लिए, पौंडीचेरी के लिए, जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वो बताऊंगा बाद में। तो जैसे आप कह सकते हो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और आपका दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया। तो यहाँ क्या है, एमएलए का इलेक्शन ऐसे एमएलए का इलेक्शन नहीं होता है। तो ये जनरल इलेक्टोरल रोल जो होगा फॉर एवरी टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी
फॉर इलेक्शन टू, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन होते हैं तो उसको कंस्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है। तो कहते हैं कि जैसे कि एक क्षेत्र, जैसे कि इस कंस्टिट्यूएंसी में ये, मतलब आप कह सकते हो कि किसी स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसी बांटा जाता है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमएलए होते हैं, या एमपी के लिए भी ऐसे कंस्टिट्यूएंसी होता है, डिक्लेयर किया जाता है। वहाँ से कोई एमपी बनकर पार्लियामेंट में जाता है। तो ये वो कहने का ये मतलब हुआ कि फॉर एवरी कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कंस्टिट्यूएंसी छोटे छोटे एरिया में बांट दिए गए हैं, तो उसको कंस्टिट्यूएंसी बोला गया है। तो जितने इस टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा। उस इलेक्टोरल रोल में वो इलेक्टोरल रोल किसी पर्पस के लिए होगा? इलेक्शन के लिए। कौन से इलेक्शन के लिए? फॉर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। तो देखिए, पार्लियामेंट कहने का मतलब यहाँ सिंपल से हो गया, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब मेनली हो गया क्या, लोकसभा के लिए ही। राज्यसभा के इलेक्शन में तो डायरेक्ट है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग वोट नहीं देते हैं, आम आदमी कहने का मतलब। और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कहने का मतलब यहाँ क्या हुआ, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा बोलते हैं, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मैंने पहले ही बताया था कि इंडिया में हर जगह, हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ के भी जो इलेक्शन होती है तो उसके इलेक्शन के लिए जनरल पीपल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो ये हुआ इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल रोल होगा। इलेक्टोरल रोल कहने का मतलब निर्वाचन की सूची कहें जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उस लिस्ट होगी जिसमें उन आदमियों का मतलब किनका उसमें नाम, उस लिस्ट में कौन किनका नाम इनरोल होगा वो आगे है। एंड नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन सच इलेक्टोरल रोल, मतलब ऐसे इलेक्टोरल रोल में ऐसा कोई पर्सन जिसको इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता है, ऑन ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर? ओनली ऑफ रिलीजन, मतलब इन सारे ग्राउंड पर, रिलीजन के ग्राउंड पर, मतलब धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, और इनमें से किसी के और के आधार पर, किसी के आधार पर उसको कहा, ये नहीं कहा जा सकता कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आएगा क्योंकि आप इस धर्म से बिलोंग करते हो, आपका कास्ट ये है, आपका रेस ये है, तो और आपका कह सकते हो कि सेक्स ये है। तो ये आर्टिकल 325 बोलता है। ठीक है, अब ये हुआ कि रोल की बात कहा, इसमें देखें इसमें दो बातें कही गई। एक तो इलेक्टोरल रोल की बात कही गई, और दूसरा क्या बोला गया कि कोई भी इनएलिजिबल इस ग्राउंड पर नहीं होगा। और इलेक्टोरल रोल किसके लिए तैयार होगा, कौन मतलब कहाँ के, किस चीज़ के इलेक्शन के लिए? यहाँ ध्यान देने की बात है, इलेक्टोरल रोल जो है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत के, मतलब लोकल गवर्नमेंट, मतलब म्यूनसिपालिटी कहो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहो, म्यूनसिपालिटी कहो, या पंचायत कहो, उसके लिए इलेक्टोरल रोल की बात नहीं कही गई है, ध्यान रखने की बात है। तो एक तो पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मीन्स आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भले बोला गया है, लेकिन खुद सेल्फ अंडरस्टूड है कि यहाँ लोकसभा की बात हो रही है। और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। तो ये हुआ बात, इतना आर्टिकल 25 में कहा गया। उसके बाद मैं 326 नेक्स्ट है आर्टिकल, पहले वो उसके बाद ये बताता हूँ तो ज़्यादा आपको समझने में रहेगा आसान। अब देखें आर्टिकल 326, तो ये क्या बोलता है आर्टिकल 326? द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज के आधार पर होगा। तो किस, ये दोनों का जो इलेक्शन जो होगा किस बेसिस पर होगा? एडल्ट सफरेज के आधार पर होगा। अब एडल्ट सफरेज क्या क्या होता है, नीचे देखते हैं एडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है। तो एडल्ट मतलब वयस्क मताधिकार क्या होता है, वयस्क एडल्ट बोलते किसको हैं ये देख लेते हैं आगे। तो इनका इलेक्शन इस बेसिस पर होगा, और ज़्यादा आपका कंसेप्ट अभी क्लियर होगा, इस आर्टिकल में ही मेंशन है। तो कहते हैं दैट इज टू से, कहने का मतलब ये है कि एवरी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक है, एंड हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज, जो 18 साल से कम नहीं है।
तो कम किस दिन के वो बेस बना कर कहा जाए कि ये 18 साल से कम नहीं है, एक डेट फिक्स होगा ना। तो अब देखिए आगे, नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज ऑन सच डेट, उस डेट पर एज मे बी फिक्स्ड इन दैट बिहाफ बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। मतलब अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मतलब जो हो गया, लेजिस्लेचर कौन हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर कह सकते हो, या कौन लेजिस्लेचर हो गए, पार्लियामेंट भी लेजिस्लेचर। तो वो कोई डेट फिक्स करता है कि इस डेट पर से इस डेट पर मतलब जो 18 साल के हो गए वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप देखते हैं, एक तो ये हुआ, आगे मैं बढ़ता हूँ फिर आप बताऊंगा। और अंडर एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, या तो कोई डेट फिक्स किया गया है या पहले से कोई कानून बनाया गया हो कि हाँ हर बार सपोज कि जैसे कि 1 फरवरी को है जो नया इलेक्टोरल रोल बनेगा हर साल, इलेक्टोरल 1 फरवरी को पहले से फिक्स लॉ कानून बना के, तो 1 फरवरी को मतलब अपने स्टेट के लिए या डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए जो भी हो, तो उस 1 फरवरी को जो जो हो गया 18 साल के वो एलिजिबल है नाम रोल इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर करवाने के लिए। तो उसके लिए आप देखते हैं कई बार होता है कि हाँ यहाँ वाले जो सरकारी स्कूल है, यहाँ वाले कम्युनिटी हॉल में, तो वहाँ है जो इलेक्टोरल रोल में नाम लिखाया जा रहा है, आप 18 साल के हो गए तो आप वहाँ जाइए और अपना नाम उसमें दर्ज करवाइए। तो उसके लिए जो भी हो डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए या 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए कि हाँ जो प्रूफ कर देता हो कि आप 18 साल के हो चुके हैं, तो ले जाकर अपना नाम इलेक्टोरल रोल में आप लिस्ट करवा सकते हैं। तो ये हुआ, तो ये कहने का मतलब एडल्ट सफरेज का मतलब यहाँ ये हुआ। तो एडल्ट सफरेज 18 साल हो गए और किस दिन हो गए वो लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, कंसर्न लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब आपका पार्लियामेंट या आप कह सकते हो स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट को सेंट्रल लेजिस्लेचर बोलेंगे और असेंबली जो हो गई आपका तो वो कहलाएगा आपका स्टेट लेजिस्लेचर। इस आर्टिकल का नेक्स्ट पॉइंट देखें, एंड इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और अनक्वालिफाइड नहीं किया गया हो, और एनी लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ, या कह रहे हैं कि उस समय पार्लियामेंट के द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नियम मेंशन हो, किस किस ग्राउंड पर ये मेंशन है कि इस ग्राउंड पर वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अदरवाइज लेजिस्लेचर कोई और भी कानून बना सकती है कि हाँ इस ग्राउंड पर जो आदमी कोई भी पर्सन अपना इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है या नाम है वो एलिजिबल नहीं होगा अपना नाम उसमें रजिस्टर नाम रखने के लिए, कर सकते हो, या उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। या बोल सकते हो कि कोई नियम बनाया कि ऐसे ऐसे पर्सन अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर नहीं करवा सकते। एक तो ये हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ग्राउंड मेंशन है, देखें इस ग्राउंड पर, जैसे कि नॉन रेसिडेंस, तो यहाँ का रेसिडेंस नहीं है उस ग्राउंड पर, तो वो इनएलिजिबल हो गए, मतलब अपना वो and not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice। देखें तो shall be entitled to be registered as a voter at any such election, मतलब अगर ये सब कोई ग्राउंड रहा, इसको छोड़कर और दूसरे ग्राउंड पर उनको इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता। अगर कोई और भी कानून बना दिया गया कि हाँ इस ऐसे ऐसे ग्राउंड पर या ऐसे ऐसे पर्सन एलिजिबल नहीं होंगे वोट मतलब एलिजिबल नहीं होंगे वोट देने के लिए, तो वो भी वैलिड है। लेकिन एटलीस्ट ये ग्राउंड जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देखें अगर आदमी दिमाग से आप कह सकते हो ले भाषा में ले टर्म में कह सकते हो पागल है या मानसिक कंट्रोल उस पर नहीं है वो, तो ऐसे पर्सन को एलिजिबल नहीं माना जाएगा वोट देने के लिए। तो अब भाई अथॉरिटी को उस समय कोई अनसाउंड माइंड है, माइंड उसका काम नहीं करता, जो भी हो डिसऑर्डर, जो भी हो, सिजोफ्रेनिया हो, जो बोलते हैं डेलिरियम में हो, डिसओरिएंटेड पर्सन हो, नॉर्मल भाषा में ऐसे बोलो तो डिप्रेशन में काफ़ी हो, उसे कुछ खुद नहीं पता वो कहाँ हो, ऐसे पर्सन। अब भाई ऐसे कैसे पता चलेगा भाई कि ऐसे कोई पर्सन ऐसा भी है, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर नॉर्मल पर्सन नॉर्मल
मतलब कह सकते हो उसमें नॉर्मल रिएक्ट करते हुए अगर कोई वोट देने जाता है तो उसको कोई कुछ मना नहीं कर सकता। पर हाँ, किसी ने किसी ने ऐसा आगे अथॉरिटी को, आगे अथॉरिटी कौन होगा, जो भी हो, इलेक्ट्रो मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन जैसे होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब मैं बताऊंगा। और कहते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग, जिसे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर कहा जाता है। फिर होता है आपका रिटर्निंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसी को अगर किसी ने नोटिफाई किया कि ऐसे ऐसे पर्सन ऐसे ऐसे कंडीशन में बिलोंग कर रहा है, तो ये पर्सन को इनएलिजिबल किया जाए, तो ऐसे पर्सन का नाम इलेक्टोरल रोल से हटाया जा सकता है। किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, तो किसी को कुछ पता ही नहीं, तो आराम से जाकर वोट दे सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, नॉन रेसिडेंस के ग्राउंड पर। हाँ, और एक चीज बात, अनसाउंड माइंड है तो शुरू में अगर नाम रजिस्टर करवाना है, अगर नाम रजिस्टर कराना है, तो ऐसे पर्सन को जो नाम रजिस्टर कर रहा है, तो देख कर अगर उसे पता चल गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है इसमें, तो भाई उसको उसका नाम रजिस्टर इलेक्टोरल रोल में नहीं किया जा सकता है। नॉन रेसिडेंस, तो उसके पास यहाँ का कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कुछ भी आवासीय जिसको बोलते हैं, कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ग्राउंड पर भी कहा जाएगा कि भाई कोई मान ली कि कह सकते फॉरेन से आया, नेपाल से आया और अपना नाम इलेक्टोरल रजिस्टर करवाना चाहता हो, तो ऐसे लोगों का इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर नहीं होगा। पर हाँ, आधार कार्ड के बारे में आपको पता है कि आधार कार्ड किसी भी पर्सन का जो इंडिया में रह रहे हैं उनका आधार कार्ड बनता है, बनाया जाता है। वो कभी आधार कार्ड में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, मैं कंपेयर करने के लिए बता दिया। तो ये इलेक्टोरल रोल की बात है, वोट देने की बात है, तो ये ग्राउंड है। इलीगल प्रैक्टिस, या किसी क्राइम में नाम इन्वॉल्व इन्वॉल्व हो, तो क्रिमिनल हो, पहले से उस पर केसेस चल रहे हो, वो ये प्रूव्ड हो, केसेस चल रहे हो अलग बात है, पर क्राइम में एक तो इलीगल प्रैक्टिस और क्राइम में इन्वॉल्व होने के साथ साथ अगर गिल्टी भी हो, मतलब कन्विक्टेड हो, तो ऐसे पर्सन को इलेक्टोरल रोल में नाम रजिस्टर नहीं किया जाएगा। और कुछ भी अगर पार्लियामेंट ने या कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया, तो उस बेसिस पर भी उस पर्सन को नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर नहीं करवाया जा सकता। तो ये आपका आर्टिकल है 326। सॉरी, ये गलती से 26 हो गया, मैं 326 कर दूं। ये आपका है 326, 326। ठीक है, 326 शायद ये क्लियर। 326, यहाँ तक क्लियर है। तो आर्टिकल 325, 326, अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखें, 325 ये था। 326, 325 में कौन ये बताया इलेक्टोरल रोल के बारे में, 326 में बताया कि एडल्ट सफरेज का मतलब होता क्या है, और किस ग्राउंड पर है जो पर्सन को इनएलिजिबल किया जा सकता है। अब देखें, अब इसमें कुछ आगे का कुछ पॉइंट है जो मैं बताता हूँ। देखो, उसी को मैंने थोड़ा सिंपल वे में यहाँ लिखा है, थोड़ा और इलाबोरेट कर दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसके अलावा भी ऐसे प्रोविजन है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज हैज ए राइट टू वोट, वोट देने का राइट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव किए बिना, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ, या तो कास्ट के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, प्रॉपर्टी के बेसिस पर, टैक्स के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर, एज, लिटरेसी, ये सब किसी के बेसिस पर उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको वोट देने का राइट है। एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट इन इंडिया, तो पार्टिकुलरली यहाँ एट ऑल लेवल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट बोल दिया, लेकिन पार्टिकुलरली क्या है, इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखें, ये पहले से ही बोला, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल मेंशन है उसमें आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर वे में क्या होता है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा स्पेशल मेंशन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन है, जैसे मैंने मेंशन किया है, और आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट मेंशन किया है। तो स्वाभाविक सी बात है ना कि उसमें एक ही हाउस के लिए तो हम लोग वोटिंग करते हैं, चुपचाप लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन किया जाता, तो घुमा फिरा कर लिखने का मतलब। तो ये हुआ। अब है, देखे, क्या पंचायत की जो इलेक्शन होती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मेंशन नहीं है, पर पंचायत के इलेक्शन के लिए क्या मेंशन है, क्या कहता है, कौन वोटर एलिजिबल होंगे उसमें। कहता है कि ऐसे ऐसे पर्सन एलिजिबल होंगे
जो उस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में मेंशन है। तो इलेक्टोरल रोल जो बना है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है, उस विलेज के लेवल पर, उस ब्लॉक के लेवल पर, उस डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, कहने का मतलब जो इलेक्टोरल रोल बना हुआ है इस बेसिस पर, और जिनका इलेक्टोरल रोल में उनका नाम है, वो पर्सन एलिजिबल होंगे लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत या म्यूनसिपालिटी के इलेक्शन के लिए। समझ गए? तो अब देखें, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ था तो उस समय पंचायती राज को, आप कह सकते हो लोकल गवर्नमेंट को, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन नहीं था। तो अगर उस बाद में कब में हुआ 73 अमेंडमेंट एक्ट, 74 अमेंडमेंट एक्ट, तो मैंने शायद पहले ही बताया या बताऊंगा बाद में, 92 93 वो सबका पीरियड के टाइम में, तब पंचायत को पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मतलब संवैधानिक स्टेटस मिला। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रोविजन क्या क्या होंगे, उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, उसको मेंशन किया गया। तो इसलिए माइट भी आप कह सकते हो कि इसमें सिर्फ ये दोनों गवर्नमेंट की बात, मतलब लोकसभा और लोकसभा क्या, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात मेंशन की गई थी। ठीक है यहां तक? अब देखें, ऑल सिटीजन हैव राइट, यहाँ एक मैं बता दूं, ऑल सिटीजन हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, मतलब राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन मतलब इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। ठीक है, तो एक तो खड़ा होने का कह सकते हो या कंटेस्ट करने का उसको राइट है, एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, मतलब एक तो इलेक्शन कंटेस्ट करे और रिप्रेजेंटेटिव बने का मतलब एमएलए बने, यहाँ तो किस कंसर्न में होगा, एमएलए बने, एमपी बने, इस कंसर्न में। तो ये कहते हैं कि उनका लोगों का राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर कहीं न कहीं ये बात मेंशन, कहीं न कहीं ये इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट अंतर्निहित है, मतलब स्पष्ट नहीं अंतर्निहित है, उसका कहने का कहीं न कहीं ये सेंस जरूर बनता है कि लोगों को ये राइट दिया गया है कि आप कंटेस्ट कर सकते हो इलेक्शन, और रिप्रेजेंटेटिव कंटेस्ट करने के बाद जीत कर रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, जीत सकते हो और उनका रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमएलए एमपी बन सकते हो। देखिए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में डायरेक्ट ये मेंशन कहीं नहीं है, इसलिए मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों आर्टिकल को, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से जिसका कंसर्न बनता है, मैंने सामने रखा, और बाद में मैंने फिर सामने रखकर, ताकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है कि जो छिपा हुआ हो। फिर भी अब मैंने ये क्यों मेंशन किया है कि एनसीईआरटी की जो बुक है ना, 11th की जो बुक है, तो इंडियन पॉलिटी से जो बुक है, तो पॉलिटी की जो बुक है कहने का मतलब, उसमें इस लाइन को हूबहू ऐसे मेंशन किया हुआ है। अब देखें, एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है कि एनसीईआरटी के बुक, खास 11 12 की बुक कर रहा हूँ, चाहे कभी कभी तो होता है 9th 10 की बुक हो, कभी कभी कुछ बातें उसमें जो मेंशन हो ना, कभी कभी वो क्लियर नहीं हो, कभी कभी उसमें डाउट हो, या उसका उतना फैक्चुअल रिलेवेंस नहीं हो, या कोई कहीं और बुक में कुछ उसको उठा उस टाइप से एक्सप्लेन नहीं किया गया, उस बात पर फोकस नहीं किया गया हो, या वो उसकी जो कह सकते हैं कि आप लीगलिटी या करेक्टनेस उतनी नहीं हो, कहीं ना कहीं वो बीच बीच का पॉइंट रखा हुआ, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया हो। ठीक है, तो उस पॉइंट को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में रख दिया जाता है, और आंसर उसका क्या होगा, हो सकता है ऑप्शन में जो दिया हुआ हो, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है तो कहीं जो उन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट कोई ऑप्शन हो, लेकिन उससे रिलेटिवली थोड़ा कम बेस्ट वाला भी अगर उस पॉइंट को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं वो किस आंसर को मानेंगे, वो उस आंसर को मानेंगे जो एनसीईआरटी में मेंशन हो। एनसीईआरटी में जिस पॉइंट को कहा गया, भले वो उसकी करेक्टनेस कह सकते हो, या कह सकते हो कि जो मैं बता रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 में फोर जो है, उस आंसर के कंटेक्स्ट, उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में फोर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, फोर ज़्यादा वैलिड है, फोर उससे कहीं ज़्यादा रिलेशन रखता हो, तो फोर को ज़्यादा मोर करेक्ट माना जाए कंपेयर टू 3, कहने का मतलब। लेकिन अगर 3 को ही सिर्फ मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में, तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं उनका ये मानना होगा, या ये सोचेंगे कि स्टूडेंट जिसने जिसने ये थर्ड को चुना हो, जो एनसीईआरटी में मेंशन हो,
भले ही 4 वाला इससे मोर करेक्ट हो, मोर एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी उसकी ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो 3 को ही आंसर मानेंगे। जैसे या तो मेडिकल की एग्जामिनेशन हो, मेडिकल का, जैसे और मैं बताता हूँ, जब कोई बुक एनसीईआरटी की 11 12 की रिलीज होती है, कभी न्यू एडिशन रिलीज होती है, अगर कह सकते हो कि फुल बुक को ही फुल्ली चेंज किया गया, मतलब सिलेबस को नहीं, उसके कंटेंट को बहुत चेंज किया गया, तो देखेंगे कि जो स्टार्टिंग जो एग्जाम में होगा डायरेक्ट उससे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें जो वर्डिंग है लिखा हुआ मेंशन है, उस वर्डिंग को लेकर या कोट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन बना दिया जाएगा, और आंसर उसको ही माना जाएगा जो उस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसा हुआ था, चाहे इंजीनियरिंग आईआईटी के एग्जाम में देखेंगे, तो शुरू बहुत पहले वाले जो देखेंगे आप 1992 वाले, बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखोगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाकर रख दिया जाता है। अब बाद में हो जाता है कि एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है, तो शुरू में तो बहुत एनसीईआरटी से आ जाते हैं, बाद में एनसीईआरटी से फिर पूछने के लिए कुछ बचता ही नहीं है, तो फिर मैंने पहले ही बोला अब उसमें से ही क्या करेंगे, अब उसके बियॉन्ड जाकर तोड़ कर मरोड़ कर निचोड़ के फिर क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए मैंने रखा है आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं बताऊंगा, तो यहाँ रखा है तो कुछ तो बात होगी, तो ये है। अब देखें, अब वोटिंग एज को देखें, वोटिंग एज स्टार्टिंग में जो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो 21 एज रखा गया था कि एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो जो 21 साल के हो गए उनको वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन बाद में है जो 21 से 18 ईयर किया गया, कब 1988 में। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61, तो अभी बहुत आपको प्रॉब्लम होगी कि ये अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट, बार बार ये नंबरिंग 42 46 60 61 और 24 25 29 बहुत सारे 86 आते रहेंगे। एटलीस्ट कम से कम ये याद रखना कम से कम कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था तो उसमें एक पीरियड क्या चल रहा था, तो कम से कम ये रहना चाहिए कि हाँ 61 कभी ऑप्शन दे तो हाँ भाई पीरियड क्या होगा आसपास का, 60 अमेंडमेंट चल रहा है तो क्या पीरियड कहीं ना कहीं 84 85 की बात की बीच की बात होगी, 73 74 76 77 अगर 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहाँ है 1992, उसके बाद वाला अगर कोई 76 आ जाए 76, तो क्या सोचोगे 1 2 3 साल कहीं आसपास का होगा, तो इतना एटलीस्ट कम से कम अभी पता रहना चाहिए। ये और बात है कि एग्जाम में अगर वो पूछेंगे तो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो सिविल सर्विसेज का, ये दूसरी कोई ग्रुप सी ग्रुप डी या स्टेट ग्रुप सी डी का एग्जाम नहीं है, तो नहीं है जिसमें वो दूर दूर का ऑप्शन देंगे, जैसे इसमें अगर देंगे भी तो 1988 भी दे सकते हैं, अगर उनको यूपीएससी को देना ऐसे देगा 1988 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डन इन ईयर सपोज 1986 87 88 89, ऐसे भी ऑप्शन देंगे ताकि और क्लोज में थोड़ा थोड़ा नॉलेज से नहीं, जिसको पूरा परफेक्ट नॉलेज हो वो आंसर करे, आता ही है, मैं तो क्वेश्चन कई बार दिखा चुका हूँ। और स्टेट, हाँ स्टेट सिविल सर्विसेज का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया, वो तो और भी इससे कहीं ज़्यादा और फैक्चुअल में जाते हैं, वो तो पूरा मतलब कहने का मतलब मैं उसका क्वेश्चन मैं सामने रखता नहीं हूँ, और आप उसका क्वेश्चन देखोगे तो वो तो बहुत मतलब ऐसा लगेगा पूरा वो फैक्चुअल, बहुत कंसेप्ट क्या मतलब लॉजिक कंसेप्ट कम, फैक्चुअल बहुत ज़्यादा उसमें होती है, या स्टेट सर्विसेज की बात कहो सिविल सर्विसेज का बात कहो, या स्टेट की जो पहले मेडिकल की एग्जामिनेशन होती थी या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन पहले होती थी, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा आते थे उसमें, तो ये हुआ। अब देखें, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैसा किया गया तो एज को घटा दिया गया, तो क्या हुआ नंबर ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू पहले के कंपेयर में, इलेक्टोरल रोल में तो उनको पूरा नाम को सूची इलेक्टोरल रोल बनाना, उस हिसाब से बूथ अरेंजमेंट कराना, उस हिसाब से मैन पावर अरेंजमेंट करवाना, तो पहले क्या था इससे पहले एक ही एक इलेक्शन कमीशन में सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब एक ही होते थे इलेक्शन कमिश्नर, इसके बाद से 2 और मेंबर को जोड़ा गया कि भाई वर्कलोड ज़्यादा हो गया बर्डन ज़्यादा हो गया तो 2 और इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, 3 में से एक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहलाएंगे और 2 होंगे इलेक्शन कमिश्नर। देखिए एनसीईआरटी को आपको पता है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या कहते हैं, मालूम होना चाहिए कम से कम, नेशनल क्या होता है फुल फॉर्म एंड कब इस्टेब्लिश हुआ था, एग्जाम में शायद कभी कभी मैंने देखा है 1961 में इस्टेब्लिश हुआ, पूछ देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड क्या होता है नेशनल एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखें
ये क्या अपहोल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी को, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देकर। ये देखो, शुरू में जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात जब की गई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था तो ये में कहा गया कि भाई आपस में लोग डिबेट किए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं एजुकेटेड नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, लिटरेसी कम है, उनकी सोच उतनी नहीं है, गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो सबको वोट देने का राइट दे दिया जाए तो सुटेबल कैंडिडेट ही नहीं चुन पाएंगे। उनको पता ही नहीं कि क्या अच्छा है क्या गलत है, कोई भी बातों में फुसला दे तो उस बात में आ सकते हैं। कोई है जो 1 महीना पहले, इलेक्शन से पहले है जो रोज है जो चिकन चावल या चिकन रोटी चला दे, और चावल पनीर, चावल छोला राजमा चला दे, और डेली है जो शराब पिला दे, सुबह में चाय पिला दे, 1 महीना पहले चाय कॉफी पिला दे, बिस्किट खिला दे, तो वो लोग तो उसको ही वोट देंगे। उनको क्या समझ है कि भाई आगे देश कैसे चलता है, और कौन नेता कैसा है, किसका बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, देश में चलाने के आगे का जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे होता है, क्या फाइनेंस होता है, क्या बजट होता है, हमारे क्या क्या राइट है, राइट भी नहीं पता, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार मिले हुए हैं, सरकार क्या क्या स्कीम लाती है, ना बेचारे कभी पेपर पढ़ते हैं, ना कभी न्यूज़पेपर न्यूज़ सुनते हैं, ना देखते हैं। तो उनको तो आगे पता ही नहीं है, तो वो तो किसी को ऐसे फुसलाकर वोट दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए डेंजर होगा। ऐसे ऐसे बातें, कुछ हद तक बात सही भी है, कुछ हद तक बात सही भी है। और तो देखिए, होता भी है ऐसा, देखा है आपने कि अगर किसी के पास कहीं, क्यों होता है देखा आपने, कहीं कहीं बहुत क्रिमिनल लीडर भी, क्रिमिनल पर्सन भी है, लगातार जीत रहे हैं, इलेक्शन हो रही है लगातार जीत रहे हैं, पता चल रहा है कोई पिछले 15 साल से 20 साल से वो है, कितने मर्डर में उनका नाम इन्वॉल्व है, कितने कह सकते हो कि जमीन कब्जे में नाम इन्वॉल्व है, फिर भी वो जीत रहे हैं। यहाँ तक कि पहले तो चले आप बोल सकते थे कि आज से 20 साल पहले बूथ रैगिंग रिगिंग, मतलब बूथ कैप्चर ज्यादा होता था, ये लूट लिया जाता था, फेक वोटिंग ये सब बहुत होती थी। अब तो वैसा नहीं है, फिर भी लोग अपनी मर्जी से भी जाकर उसको दे रहे हैं वोट, और कैंडिडेट जीत रहा है। क्यों? जो वोट देने वाले हैं, देखें, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने पहले भी चर्चा किया है, हायर एजुकेटेड की बात कर रहा हूँ। एक तो उनकी नंबर इंडिया में कितना भी रेशियो देखा जाए तो उस हिसाब से कितने होंगे, अब मैक्सिमम मान लो तो कितने होंगे आप, मैं मान लो बता दूं तो 20% होंगे, 20% लोग, और क्या। और जो रिच पर्सन है, जो है अच्छे खासे जिनके पास, वो कितने होंगे, 10% होंगे, 10 मिला भी तो 10% होंगे या 20, एक तरह से को 30% जो है कहीं ना कहीं जो स्पेशल पीपल हो। स्पेशल कहने का मतलब हो गया कि एक तो पैसे के मामले में रिच हो, और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन के मामले में भी अच्छे हो, 30%। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 70%? 30 को एक पल के लिए 40 भी मान लो, 60%। जो मैक्सिमम वोट देने वाले होते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। तो जो नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया था, साउथ इंडिया में हर मैक्सिमम लोग वोट देते हैं, पढ़ा लिखा अच्छे पोस्ट पर रहने वाले भी जाके वोट देते हैं, अच्छे खासे रिच पर्सन भी जाकर लाइन में लगाकर वोट देते हैं। नॉर्थ में क्या, भाई मैं क्यों जाऊँ यार, वोट देने जाऊँ, उतनी भीड़ भाड़ में, धूप में मैं खड़ा रहूँ, और कोई काम नहीं है क्या, इतने में मैं तो कुछ और काम करके कहीं ज़्यादा पैसे कमा लूंगा। आज तो कम से कम, या तो जॉब वाले सोचेंगे आज तो कम से कम छुट्टी मिले, या आज तो रेस्ट करो, रोज तो ऑफिस में काम 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 है, चाहते नहीं है। तो ज़्यादातर वोट देने वाले बेचारे गरीब लोग, जिनको समझ ही नहीं है, अब ऐसे लोग वोट देंगे, तो ऐसे लोगों को अगर 1 महीना पहले खूब खिलाया गया, खूब चिकन खिलाया गया, दूध, और कह सकते हो जो मैंने बोला शराब पिलाया गया, तो वो तो बेचारे उसी को वोट देंगे, उनको ज़्यादा समझ नहीं है। तो इसका एडवांटेज लेके ये भी हो रहा है कि कितने लोग जो एलिजिबल पर, जो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं मतलब उस लायक नहीं है, वो भी कंटेस्ट करते हैं और जीत रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे सिंपल बता दूं, आप लोग जो भी ये लेक्चर सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है हायर क्लास की है, ये तो तभी इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और इस लायक आपकी जो सोच है तभी इस कर रहे हो। और ग्रेजुएट तो एटलीस्ट मिनिमम तो हो ही सब लोग, ठीक है, अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बिहार में, सिंपल से बिहार में कितने लीडर होंगे, जो लीडर मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी की बात कर रहा हूँ, जो जो नॉलेज वाइज, आपकी नॉलेज से उनकी नॉलेज, एजुकेशन वाइज मैं बढ़ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनकी नॉलेज ज़्यादा होगी। जितनी आपने जीएस पढ़ रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स पॉलिटी इकोनॉमिक्स,
ज्योग्राफी, हिस्ट्री, क्या उन लोगों ने इतना पढ़ा है या उतना नॉलेज है? चलो उस बात को छोड़ दो कि सर वो तो मैं तो अभी हूँ 22, 23, 24, 25 का, वो लोग तो है 50, 55 का। वो आपके एज में भी थे, आपके एज में, उनको मिला दो, इस एज को लाकर रख दो। क्या इस एज में उनके पास इतनी एजुकेशन थी? कितने लोगों के पास थी? कितने लोगों के पास? कंपेयर करोगे? बिहार में तो हार्डली मिलेगा, आई थिंक 10% भी नहीं मिलेंगे। कभी कभी मैं देखता हूँ वहाँ के जो अपने जो एमएलए है वहाँ से इलेक्टेड होते हैं या एमपी हैं, तो उनको देख के लगता है जैसे वो बोलते हैं या जैसे कुछ स्टेटमेंट देते हैं, यार कैसे ये कैसे बिहार चलाते होंगे, जिनको मतलब कुछ ना इकोनॉमिक्स का पता है ना फाइनेंस का पता है। तो पता नहीं कैसे कैसे चला रहे होंगे। ये सोच के भी सोचना, कभी कभी देखना, खुद पता चलेगा। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनको बुरा नहीं कर रहा हूँ। उनको कहीं ना कहीं अगर है तो यार वो तो चलो अब हो गया, लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन जो बनता है ना उसको कम से कम इतना नॉलेज, इतना इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। कंटेस्ट सिलेक्शन कर रहे हैं तो भी, आप पढ़ाई कर रहे इसकी तैयारी कर रहे हो तो भी, या आप पॉलिटिक्स में जाकर कंटेस्ट करना चाहते हो तो भी, इतनी नॉलेज कम से कम बेसिक होनी चाहिए कि हाँ भाई कैसे कंट्री को या स्टेट को जब हम एडमिनिस्टर करना है, रूल करना है, मतलब रूल करना नहीं मतलब एडमिनिस्टर करना है, चलाना हो तो कैसे चलाना है। कम से कम सब्जेक्ट की इतनी कम से कम तो नॉलेज होनी चाहिए। अब देखोगे अमेरिका का या ब्रिटेन का, उनके जो कहीं के वहाँ के मेयर भी होंगे ना, उनकी जो इंटेलेक्चुअल, कहना नहीं है। यहाँ तक कि अगर लंदन का कोई मेयर इंडिया में आ जाए ना तो उसको कह सकते हो कि उसको इंटरटेन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होंगे। उसका उसका इतना वैल्यू है यहाँ। और हमारे यहाँ का अगर कोई चीफ मिनिस्टर भी वहाँ चल जाए ना तो वहाँ कोई पूछ होगी कि नहीं होगी, या ऑफिशियली गया हो तो चलो कुछ काम से थोड़ी बहुत तो होगी पर उतनी भी नहीं। लेकिन वहाँ का मेयर भी यहाँ आ जाए तो सोचो हम लोग, तो खैर वहाँ के मेयर भी होते हैं तो कितने पढ़े लिखे खूब होते हैं, पता चलेगा कि कोई बुक लिखा हुआ कुछ न कुछ ऐसा मतलब स्पेशल होता है। अपने यहाँ तो अलग सिस्टम है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी कंटेस्ट कर लो, इलेक्शन कंटेस्ट करो बिहार से जाकर, तो जितने की उम्मीद क्या रहेगी आप खुद बताना, कितना परसेंट आप रखते हो कि आप जीत जाओगे। और लोगों को तुम इन्फ्लुएंस भी करो, तुम बताओ बढ़िया से कि हाँ हमारे बिहार की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है अभी, एजुकेशन का लेवल क्या है, हेल्थ का लेवल क्या है, अवेयर भी करो। तुम जाकर और इलेक्शन प्रचार भी करो कि हम मैं ये कर दूंगा, चाहे वो चेंज कर दूंगा, पहले ये नहीं था, हर चीज बताओ। कि फिर भी देखो तुमको क्या लोग वोट दे देंगे, वोट देंगे, देखना। तो वही है कितने, यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ कि जो वहां से अगर चीफ सेक्रेटरी से वहां से रिटायर हुआ है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहने का मतलब, वो या पुलिस में सबसे ऊपर का पोस्ट क्या बोलोगे, डीजीपी से रिटायर हुआ हो ना, वो भी अगर वहां से रिटायर होने के बाद कंटेस्ट कर लेना इंडिपेंडेंट अपने बलबूते पर, तो मैक्सिमम चांस है कि वो हार जाएगा, मैक्सिमम चांस है। और तो इसकी मेरिट डिमेरिट ये है। लेकिन अगर इन लोगों को वोट देने का राइट ना दिया जाता तो क्या होता? तो सब जो अपर क्लास के लोग पीपल है ये लोग देते, और इनकी बात तो सुनी ही नहीं जाती। कम से कम ये लोग वोट देते हैं तो कम से कम जो पॉलिटिशियन है इनके एरिया में जाकर हाथ तो जोड़ता है, इनकी बातें सुनता है, ये इनके दरवाजे पर कोई कंप्लेन लेके आता है तो ग्रीवेंसेस को सुनता तो है ना। अगर इनको ये वोट देने का राइट ना रहे तो उनको तो दरवाजे पर भी एमएलए और एमपी आने ना दे, मानते हो, उनको दरवाजे तक भी आने ना दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर है कि इलेक्शन जब आएगा तो वोट तो देंगे ये लोग ही भाई, तो ये लोगों को नाराज मत करो। तो अगर बहुत चीज नहीं दे सकते तो कुछ तो दो ही। लेकिन अगर ये भी नहीं मिला रहा था तो कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी उनके लिए वो नहीं करने जाते। तो एटलीस्ट ये पावर, बहुत बड़ी पावर दी गई है उनके पास। इसलिए आज मैंने पहले ही बताया था कि जो देखते हैं गांव झुग्गी में भी नेता जाकर वहां जाकर हाथ जोड़ता है उनके सामने इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के टाइम में, बाद में तो फिर जनता बेचारी उनके सामने जाके हाथ जोड़ती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम में प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो, देखा है ना अपने ऐसे हाथ जोड़ते हैं। तो ऐसे ही जितना दूर काफिला चलता है उतना देर हाथ ही ऐसे रहता है, ऐसे बस, माता जी ध्यान दीजिएगा आप ही का बच्चा हूँ, आप ही का बेटा हूँ, ऐसे करके चलता है ना। तो ये पावर के कारण है। अगर ये ना दिया रहता तो फिर तो ये बेचारे की और क्या हालत होती। खैर तो ये बताया। अब देखें, अब इलेक्शन लड़ने का बता दिया कि राइट है ऐसे। लेकिन जान ले मैं बता दूं
कि लोकसभा के लिए इलेक्शन जो होती है, पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन करने, मतलब लोकसभा के इलेक्शन के लिए जो पर्सन का जो एज है ना, कम से कम 25 ईयर होना चाहिए कंटेस्ट करने के लिए। वोट देने के लिए आप 18 साल में, कंटेस्ट करने के लिए आपको 25 ईयर। ठीक है। अब उसी टाइप से आपका ये जो पंचायत के इलेक्शन के लिए, म्यूनसिपल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए कम से कम आपका एज 21 होना चाहिए। 21, 21 ये इसके लिए, 25 उसके लिए स्टेट कह सकते हो, स्टेट के लिए, और चाहे ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए 25, और इसके लिए 21। तो ये हुआ। अब देखें, मैंने एनसीईआरटी के एक पेज को आपके सामने रख दिया है। तो ये एडिशन देखें क्यों रखा है, इसके बाद बता देता हूं। इतना बताया। इस पेज पे मैं आऊंगा अभी, जब मैंने बोला है। ये देखें, इलेक्शन वोट देने के लिए एक बेचारा बुढ़ा आदमी भी अब वोट देने के लिए अपना पहुंच रहा है, क्योंकि हमें अधिकार है भाई। तो अपने एक वोट को देने के लिए कंधे पर चढ़ कर भी आदमी जा रहा है। और ऐसा नहीं, एक ऐसा आदमी है फिर भी अगर कोई कंटेस्ट कर रहा है इलेक्शन, इसके पास भी जाके बोलेगा बाबा ध्यान दीजिएगा। अगर ये पावर पावर न रहती, बूढ़े बाबा को कोई कुछ पूछे भी, लेकिन इनके सामने भी जाके जो एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहा है, जो एमपी के लिए, वो भी जानेगा कि वोट तो ये बाबा भी दे सकता है ना। इसके वोट का भी वही वैल्यू है जो अरबपति आदमी का ये वैल्यू है, वोट का वैल्यू है। मतलब अरबपति आदमी देगा तो उसका वोट एक ही काउंट किया जाएगा, और ये भी देंगे तो उसका ये वोट एक ही काउंट किया जाएगा। समझ में आया ना। एक ही होगा, ऐसा नहीं कि उसके वोट का इंपॉर्टेंस लाख के बराबर होगा, लाख वोट के बराबर, और इसका वोट एक वोट के बराबर होगा। ठीक है। तो देखें वोट देने के लिए कैसे, मतलब इसके मतलब मेल फीमेल सब लोगों को वोट देते हैं, सबको राइट दिया गया है इसमें। ओल्ड एज जो भी देख रहे हैं, ये जो भी, आई थिंक ये बच्ची तो मुझे 18 से एवं नहीं लग रही है, शायद हो भी सकती है। आप देखें, वोटिंग राइट जो हो गया ये, मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। खैर, अब देखें, हाँ बताता हूँ। जो इंडिया में जो है फीमेल को, मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने बताया था, फीमेल को वोटिंग राइट इंडिया में कम मिली। इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहा हूँ। जो पहले जो वोटिंग राइट जो मिली थी ना, तो 1999 का जो कह सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो बना था, उसके बाद से फीमेल को है जो वोटिंग राइट मिला। हालांकि सारे फीमेल को नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ हाँ एजुकेशन प्रॉपर्टी जो भी हो वाट एवर, इसके आधार पर सबसे पहले जो फीमेल को वोटिंग राइट 1919-20 के आसपास में ही मिला था। तो कहाँ मिला था, मद्रास में। मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वहां दी गई थी, फिर बाद में ट्रेवनकोर और फिर डिफरेंट डिफरेंट कई जगह देते रहे। तो और यहाँ तक कि मैं बता दूं, ये तो इंडिया का है। जो 1919 के बाद धीरे धीरे यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट में भी जो फीमेल को जो वोटिंग राइट मिला, सारे फीमेल को 1920 के 1920 के आसपास, ब्रिटेन में 20, यूके में सारे फीमेल को 28 के 1988 में 28 में मिला। रसिया में, यूएसएसआर कह सकते हैं उस समय का, यूएसएसआर 1935 में मिला। फ्रांस को उन्हें 1945 में, 1945 में दिया। जर्मनी ने 1948 में दिया। स्विट्जरलैंड में तो सबसे लेट में 1971 में मिला फीमेल को वोटिंग राइट। तो फीमेल को सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी ने, यूरोपियन सोसाइटी में भी कंपेयर टू यहाँ क्या, अगर वोटिंग का राइट नहीं था, इसका मतलब कह सकते हो कि उसकी सोशल जो स्टेटस थी मेल के सामने, इन फ्रंट ऑफ मेल, कम ही थी उनकी सोशल स्टेटस। तो ये है। तो चूंकि मैंने फीमेल का फोटो देखा तो मुझे याद आ गया। देखें, अब कुछ नोट में कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं। नेचुरल राइट किसको कहते हैं, लीगल राइट किसको कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसको कहते हैं। नेचुरल राइट क्या होता है, प्राकृतिक अधिकार, स्वाभाविक अधिकार। तो ऐसे राइट को नेचुरल राइट बोला जाता है। नेचुरल मतलब जब से जन्म लिए हो, स्वाभाविक से उसको ये अधिकार होना चाहिए, अधिकार मिला हुआ है प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से कहो,
ये नेचुरल स्वाभाविक अधिकार है उसका, होना होता है, वो होना चाहिए। ये कोई कानून बनाकर, कोई रीति रिवाज के हिसाब से, कोई कस्टम के हिसाब से, ठीक है, कोई कन्वेंशन के हिसाब से सरकार के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा ये अधिकार नहीं दिया गया, उसको अंतर नहीं, खुद ब खुद जब से इंसान ने जन्म लिया तब से उसको ये अधिकार है, ठीक है या होना चाहिए। ऐसे किसी भी ह्यूमन का, किसी भी आप कह सकते हो यहाँ कि किसी भी ह्यूमन कह सकते हो, ह्यूमन के कंटेक्स्ट में, जीव के क्रिएचर के कंटेक्स्ट में अभी नहीं जाऊंगा। तो ये कहने का मतलब आर दोज राइट दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉज, कोई कानून पर, कस्टम पर और बिलीफ, किसी विश्वास पर, ऑफ एनी पार्टिकुलर कल्चर या किसी कल्चर मतलब संस्कार संस्कृति इससे रिलेटेड ना हो और गवर्नमेंट के द्वारा न बनाया गया हो। और देयर फॉर यूनिवर्सल एंड इनएली, इसको बोलता है, बोला जाता है इनएलियनेबल, तो जिसको अपरिवर्तित हो, जिसको परिवर्तन ना किया जा सकता, इनएलियनेबल एंड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौम कहते हैं, या मतलब सर्वदा हो, हमेशा के लिए अधिकार हो, और इस अधिकार को कोई रिपील नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कोई कानून बनाकर। ऐसे राइट को बोला गया नेचुरल राइट है। जैसे क्या, जिंदगी जीने का जो अधिकार है भाई, किसी का अधिकार है कहने का मतलब, और उसको लिबर्टी, कुछ स्वतंत्र आज़ादी है, हर पर्सन को एक आज़ादी का, लिबर्टी का, जिंदगी का अधिकार बनता है। तो इस ऐसे राइट को नेचुरल राइट माना गया। हालांकि ये फिलोसफिकल बात है, ग्रीक में फिलोसफर कुछ कुछ उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रीक फिलोसफर्स कुछ समथिंग ऐसा लाइक कहा करते थे नेचुरल राइट, उसके बारे में डिटेल है, बस इतना बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, आगे कुछ रिलेवेंट इसका रिलेवेंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे राइट को नेचुरल राइट कहा जाता है। अब देखें लीगल राइट क्या होता है। लीगल मतलब स्वाभाविक सी बात है, कानूनी तरीके से जो अधिकार दिया गया। दो राइट दैट आर बिस्टोर्ड मतलब प्रदान किया गया, प्रोवाइड किया गया ऑन एनी ऑन टू ए पर्सन बाय ए गिवन लीगल सिस्टम, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कोई किसी को कोई राइट अधिकार दिया गया तो उसको लीगल राइट कहते हैं। कानूनी प्रक्रिया हो सकता है या तो संविधान के द्वारा बनाया गया, तो दैट इज आल्सो कानूनी लीगल राइट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके कोई राइट दिया गया, कोई सिर्फ कानून स्टैच्यूट में मेंशन करके, स्टैच्यूट मतलब सिर्फ बिल पार्लियामेंट में गया, एक्ट बना, या असेंबली में गया एक्ट बना कानून, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो उसको भी कहा जाएगा कानून बनाकर किया गया तो लीगल राइट है। यानी लीगल राइट का अंदर एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी आ गया, कानूनन राइट कहीं तो कानून से ही रिलेटेड है ना संविधान, तो वो भी आ गया। और जो संविधान में ना मेंशन कर सिर्फ स्टैच्यूट में मेंशन है तो उसको भी कहा गया लीगल राइट, ठीक है। दैट इज राइट दैट कैन बी मॉडिफाइड, ऐसे राइट को मॉडिफाई, जानते हो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, या नया लॉ बनता है, उस लॉ को रिपील किया जाता है, उस कानून बनाकर उसको कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। एंड रिस्ट्रेन बाय ह्यूमन लॉ, आदमी के द्वारा, ह्यूमन मानव के द्वारा कानून बनाकर उस पर रिस्ट्रेन किया जाता है, कंट्रोल रिस्ट्रेन मतलब नियंत्रण किया जाता है, ये कहलाता है लीगल राइट। समझ में आ गया, लीगल राइट एंड नेचुरल राइट। अब देखें क्यों बताया है। अब देखें एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2017 में, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 2017 में, राइट टू वोट, वोट देने का राइट है, एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज ए, तो इंडिया में जो वोट देने का राइट है, मताधिकार है, मत देने का जो अधिकार है कहने का मतलब, एंड इलेक्टेड इन इंडिया, और इलेक्टेड हो जाए, निर्वाचित किए जाए, निर्वाचित करने का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बन के जाए। ये क्या फंडामेंटल राइट है, ये क्या नेचुरल राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये क्या लीगल राइट है। अब देखिए कंफ्यूजन क्या हुआ, फंडामेंटल राइट तो नहीं है। फंडामेंटल राइट जो कभी कभी मैंने बताया, थोड़ा सा कराया था, तो उसमें कहीं ना कहीं ये राइट टू वोट देने का अधिकार को फंडामेंटल राइट में कहीं नहीं रखा गया। अगर थोड़ा बहुत कभी बाद में अगर प्रोबेबिलिटी बनता है तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, या तो उसमें आता राइट लाइफ विथ डिग्निटी, और बाकी लंबी चौड़ी राइट है, अधिकार है आर्टिकल 20 में, उसमें हर चीज़ है, राइट टू स्लीप, यहाँ तक कि इन्वायरमेंट का राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू नॉइज फ्री इन्वायरमेंट, हर चीज़ है, क्लीन वाटर, ऐसे ऐसे लंबे चौड़े अधिकार हैं। मतलब टाइमली अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हमें मिले, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिले, बहुत
लिस्ट है वो। तो कैसे लिस्ट तैयार हुआ, शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उतने सारे नए लिस्ट थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब जब कोई जजमेंट देती है, कभी कभी मतलब जब जब मतलब कई बार जजमेंट देती है, आर्टिकल मैटर 21 से होता है, तो कुछ कोई मेंशन कर देती है कि दिस इज आल्सो फंडामेंटल राइट, दिस कैन बी इंटरप्रेटेड, ऐसा इंटरप्रेट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं, राइट टू लाइफ को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो जिंदगी जीने का अधिकार है, हम लोग सोने का, सोएंगे अच्छे से तभी तो जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे ना। राइट टू स्लीप ये भी फंडामेंटल राइट है अंदर आर्टिकल 21, ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन, ऐसे इंटरप्रेट करते हैं। तो वैसे राइट टू वोट, तो बाद में हो सकता है कोई ना कोई जजमेंट ये भी मेंशन कर देंगे, वोट देने का जो राइट है ये भी फंडामेंटल राइट है। नहीं वोट देंगे तो सही से जिंदगी मतलब जीवन चल कैसे पाएगा, लोग इनके रिप्रेजेंटेटिव भी खराब रहेंगे तो इनकी जिंदगी ही नरक हो जाएगी। दे सकते हैं कोई जजमेंट, जज ऐसा जजमेंट, उसके बाद ये मेंशन हो जाएगा अपने बुक में कि राइट टू वोट इज आल्सो फंडामेंटल राइट। ये तो है, मैं बता दूं क्यों बोल रहा हूं, मैं आगे बताता हूँ। लेकिन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में या कोई जजमेंट में मेंशन नहीं था वोट देने का, ये राइट टू वोट ऐसे फंडामेंटल राइट नहीं हुआ। नेचुरल राइट जो स्वाभाविक हो, जन्म से हर कोई को हो, नेचुरल राइट बता दिया, उसमें तो ये वोट वोट देने का आता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है, आर्टिकल 25 26 में मैंने बताया था कि पहला तो इलेक्टोरल रोल 25 में बताया, 325 में किसके लिए, कौन से इलेक्शन के लिए बनेगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए। और इसमें है जो किस किस आधार पर किसी को इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता, मतलब बताएगा था किसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा नाम उसमें रजिस्टर करने में, रिलीजन, रेस, केस, सेक्स, कास्ट, ये सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। 325 326 में कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर इलेक्शन होगा। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सप्लेन किया गया कि जो जो पर्सन 18 साल से एबव हो गए हैं इस डेट को, वो उनका नाम इलेक्टोरल रोल में मेंशन होगा, रोल में मेंशन होगा। ठीक है, अब वोटिंग किस बेसिस पे होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को बोला गया कि ऐसे पर्सन जो 18 साल से, उसको एक्सप्लेन किया गया कि 18 साल से वो एबव है वो इलेक्टोरल रोल में होंगे। और ठीक है, ये हुआ। तो कहने कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में बोलने का मतलब हुआ कि जो 18 साल से ऊपर हो गए उनका नाम इलेक्टोरल रोल में होगा। ठीक है, अब वोटिंग होगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर, तो इलेक्टोरल रोल में इनका नाम हो गया। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग, तो जो जो एडल्ट हो गए वो वोट देने का राइट उनको मिल गया और उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड होगा। तो डायरेक्ट की नहीं मेंशन है राइट टू वोट या वोट देने का सच पर्सन। जो मैंने ये पॉइंट रखा था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली ये मेंशन नहीं है, जो मैंने आपको थोड़ा क्लियर करके ये पॉइंट रखा था, ये वाला एवरी सिटीजन, ये मैंने बोला था राइट टू वोट, ये आर्टिकल वाइज देखा जाए तो डायरेक्ट ऐसे नहीं मेंशन था, लेकिन कहीं ना कहीं कहने का मतलब तो वो हो गया कि हाँ भाई वोट देने का अधिकार 326 से मिला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बोला गया। 18 साल से एबव है तो इलेक्टोरल रोल में नाम होगा, जो जो इलेक्टोरल रोल में नाम जिसका होगा वो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बात आई किस पर, बात आई इस पे, उसके बाद का जो अगला जो रखा गया है ना हाफ पोर्शन, देखें वोट देने का आधार एंड टू बी इलेक्टेड इन द इंडिया, वोट तो देने का अधिकार है और इलेक्टेड भी हो जाए, चुना भी जाए, क्या ये राइट को कोई आर्टिकल में मेंशन नहीं किया गया, किसी भी आर्टिकल में नहीं मेंशन किया गया, लेकिन कहीं किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। तो अब लोगों को डाउट होगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माने या लीगल राइट माने। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाई, अब कोई बोलेगा कि मुझे तो एक एक प्रोविजन याद किया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है, किसी प्रोविजन में इलेक्टेड भी हो जाए ये मेंशन नहीं है, नहीं है। अब इसको किस में माने हम, लीगल राइट में। अब है लीगल राइट में माने कम से कम, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, इसमें डाउट है क्योंकि भाई हाफ पोर्शन गया, तो लीगल राइट में कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो लीगल राइट है ना, मतलब कानून के द्वारा ही बनाया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को कहीं ना कहीं, तो लीगल राइट इसको मान लेते हैं। और टू बी इलेक्टेड भी हो जाए तो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी कानून में बनाकर ये भी कहीं मेंशन होगा, हर कानून को हमें थोड़ी पता है कि इलेक्शन हम लड़ सकते हैं, हम इलेक्शन चुने भी जा सकते हैं, इलेक्शन में हमारा अधिकार बनता है, लीगल में कहीं ना कहीं हो सकता है। तो अगर लीगल में इसको मेंशन करोगे आप, तो व्हाट अबाउट द राइट टू
वोट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो ये पोर्शन के लिए सबसे बेस्ट कौन ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। अब इसके लिए डाउट है। अब क्या हुआ कि एनसीईआरटी ने 17 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बुक में, उस समय की जो एनसीईआरटी की जो बुक चल रही थी उसमें ऑलरेडी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के टॉपिक में उन्होंने ये मेंशन कर रखा था, देखें उन्होंने ये मेंशन कर रखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, ये टॉपिक साथ में दिया। उसके बाद यहाँ का ये पैराग्राफ सिग्निफिकेंस है, मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। व्हाट इज ट्रू ऑफ द राइट टू वोट, राइट टू वोट देने का जो अधिकार है वो तो सही है, ऑल्सो ट्रू, इज ट्रू, वोट देने का अधिकार है वो सच है, सही है। इसके साथ साथ ऑल्सो ट्रू ऑफ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट देने का भी अधिकार है इसके साथ साथ। इस लाइन को मेंशन किया, इस सेंटेंस को इसने मेंशन किया एनसीईआरटी ने। उसके बाद मेंशन किया ऑल सिटीजन हैव राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन, इलेक्शन के लिए स्टैंड करें या कंटेस्ट करें, एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बने, ये मेंशन किया, यहाँ ये मेंशन किया। अब इस पॉइंट को ही सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में आगे उठा दिया गया, और उन्होंने जब आंसर शीट रिलीज किया तो उन्होंने उनके आंसर शीट में क्या था, उन्होंने आंसर किसको चुना, उन्होंने आंसर चुना सी को, आंसर चुना ना कि डी को, लीगल राइट को नहीं, सी को। तो आंसर उनके हिसाब से अगर सी है तो अब आंसर सी ही है, कि हाफ तो कॉन्स्टिट्यूशन में पक्का में ऐसे है ही, हाफ न भी मेंशन है ऐसे डायरेक्ट, पूरा तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल खोज दो, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो जो ज्यादा आंसर ये होगा। अगर भले ही कोई जजमेंट में भी मेंशन अगर होता ना, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन किया है तो एनसीईआरटी को यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया हो तो, अगर उन्हें आंसर किसी को चूज करना हो या उनको अपना आंसर की देना हो आंसर, तो इस ऑप्शन को लेकर चलेंगे वो। तो मैंने ये दिखाया कैसे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी से आप ये दिखा दिया कि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से आ जाएंगे। जितना जितना आपको क्वेश्चन दिखाया तो कुछ क्वेश्चन ही ऐसे रहेंगे जिनका आंसर आप एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला कि कितने लोग होंगे आंख बंद करके सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी बुक ही सफिशिएंट, नहीं, एनसीईआरटी 11 12 तक ही सफिशिएंट है। यहाँ जब इस लेवल के कंपटीशन आए हो, दैट इज नॉट सफिशिएंट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ को काम का नहीं है, पर फुल उस पर इंडिपेंडेंट हो जाना वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि बाद में फिर खुद क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ तो खुद आप रियलाइज कर जाओगे कि हाँ सफिशिएंट है या नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था यहाँ। अब देखें, अब हुआ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अभी हुआ खत्म, ठीक है। अब चलते हैं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो सिंगल सिटीजनशिप देखें, इंडिया में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप, मतलब आप किसी स्टेट का हो या कोई भी स्टेट का हो, सबको एक ही सिटीजनशिप मिलेगी। और ये सिंगल सिटीजन में क्या कहीं डबल सिटीजनशिप भी होता है क्या? हाँ होता है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो पहले देख लेते हैं क्या है। देखें, कहता है कि इंडियन, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS, ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है,
तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr. Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट। थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ। कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए। और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश। ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810। मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो। बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलते रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से। पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली
थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो। ठीक है, तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है। मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में। क्लियर है? तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।